गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 आपने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, इनसे संबंधित टॉपिक आपको पढ़ाया था। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसमें मैं रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां आई थी उनको जो है मिस्टर नील्स बोहर ने दूर किया, नील्स और बोहर ने दूर किया। तो उन्हीं के आधार पर नया मॉडल बना जिसका नाम है नील्स बोर मॉडल, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक बिना किसी विलंब के, और आपकी क्लास 11th की अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को मिस्टर नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर कर दिया, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या दिया था, इसके अनुसार पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी इन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों होगा? रदरफोर्ड मॉडल में कमी थी कि जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सराउंड करेगा तो उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, जिससे उसकी कक्षा की त्रिज्या भी कम हो जाएगी और वो अंततः नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन नील्स बोर ने कहा ऐसा नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो जो उनकी कक्षा होती है वो स्थिर या अचर होती है, अर्थात उसकी त्रिज्या ना तो कभी घटेगी और ना उसकी त्रिज्या कभी बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो उन्होंने बताया कि स्थिर या अचर कक्षाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया, वो ये है कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि जो कक्षाएं होती हैं, मतलब कि जैसे ये परमाणु की कक्षाएं हो गई, ये परमाणु हो गया हमारा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कक्षाएं हैं। इनको बताया कि इनकी कक्षा में जो कक्षा है उनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे मान लें कि पहले की 2 जूल है, दूसरे की 4 जूल है, 6 जूल है, तो इनकी जो ऊर्जा है माना वो हमेशा स्थिर रहेगी, ना कभी घटेगी ना कभी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो रदरफोर्ड नील्स बोर ने बताया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, ठीक है ना। नंबर 3 पर चलते हैं। तो इन्होंने नंबर 3 क्या दिया कि
किसी भी कक्षा में घूमने वाला, ठीक है ना, किसी भी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है, ठीक है ना। नील्स बोर ने बताया कि किसी भी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, कोई भी कक्षा हो उसमें घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी ना तो ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, यानी जब तक वह अपनी कक्षा में घूमेगा, जब तक वह अपनी कक्षा में रहेगा, तब तक ना तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन करेगा अर्थात निकालेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने घर में लॉकडाउन में बंद रहे तो ना आप पैसे कमा सके और ना ही पैसे ढंग से खर्च कर सके, है ना, क्योंकि जब अर्निंग नहीं तो वह कैसे होगा, है ना। तो इन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा तब तक वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा। नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है कि क्या है चौथा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, यानी उच्च से हाई में जाता है, तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित करता है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित करता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। यानी कि नील्स बोर ने बताया जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, यानी हाई से लो में आएगा, तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करेगा, निकालेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न से हाई में जाएगा, यानी लो से हाई में जाएगा, तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा अवशोषित करेगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन ये 6 जूल ऊर्जा है और यहाँ से 2 जूल ऊर्जा कक्षा में जाना चाहता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा यानी 4 जूल इसको ऊर्जा कम करनी होगी, तब जाकर के 2 जूल वाली कक्षा में घूम पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो इसे 4 जूल ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना होगा, अवशोषित करना होगा, तब जाकर के ये 6 जूल ऊर्जा में घूम पाएगा। जैसे हाईवे में ट्रैक बने होते हैं 60 की स्पीड, 100 की या 150 से एबव, ठीक है ना। तो आप 60 की स्पीड लेकर के 150 की लेन में नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे वाला तेज आ रहा होगा, आपको ठोक देगा, एक्सीडेंट कर देगा। और आप 150 की स्पीड लेकर के 60 वाली में नहीं जा सकते, क्योंकि आगे वाले को आप ठोक देंगे, है ना। बात दोनों तरफ से होती है, तो स्पीड को डाउन भी करना होगा और स्पीड को अप भी करना होगा। क्लियर हुई बात। तो ये जब पॉइंट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित करेगा, यानी निकाल देगा। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित कर लेगा, जिसे ऊर्जा की इस मात्रा को क्वांटा कहते हैं। ठीक है ना। नंबर 5 पर चलते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होगा। ठीक है ना। जहां n कक्षा संख्या होती है जिसमें 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब चलते हैं इसमें। इस परमाणु मॉडल में इतना संशोधन करने के बाद भी फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। वो क्या कमियां हैं वो बताते हैं हम आपको। तो अब चलते हैं नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियों में। तो नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 1? यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं एवं परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना। यह मॉडल जिन परमाणुओं की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनकी तो व्याख्या कर देता है, लेकिन एक से अधिक अणुओं एवं परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना। एक से अधिक अणुओं एवं परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता। यहां पर यह मॉडल फेल हो जाता है। नंबर 2 आता है उच्च विभेदन क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं एकल प्राप्त होती हैं, परंतु ये रेखाएं भी कई रेखाओं का समूह होती है, परंतु ये रेखाएं भी कई रेखाओं का समूह होती हैं। यह मॉडल इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना। यह मॉडल इसके बारे में नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है कि एकल प्राप्त होती परंतु ये रेखाएं भी कई रेखाओं का समूह होती, इसके बारे में यह मॉडल नहीं बताता। नंबर 3 है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो
जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये रेखाएं विभक्त हो जाती हैं जिसे क्रमशः स्टार्क प्रभाव एवं जीमान प्रभाव कहते हैं। जीमान प्रभाव कहते हैं। यह मॉडल इसकी भी व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। यानी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जा रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यू, तो अगर इसको हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, किससे गुजारे, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के लिए प्लस और माइनस और चुंबकीय क्षेत्र के लिए एन और एस लगाएंगे। तो ये रेखाएं, कुछ रेखाएं इधर उधर, कुछ इधर, इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त हो जाती हैं। तो इस प्रभाव को कहते हैं स्टार्क प्रभाव। यानी विद्युत क्षेत्र में अगर विभक्त हुई तो उसे स्टार्क प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त हुई तो जीमान प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं इस तरह क्यों विभक्त हो जाती हैं, इसके बारे में नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं बताता। इसके बारे में नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं बताता। आई भाषण में तो इस तरह से ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल समाप्त होता है। इसकी कुछ कमियां थी। आगे चलते हैं अगला टॉपिक। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के फेल होने के बाद, उसकी कमियों के बाद सोमरफेल्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं क्या है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो सोमरफेल्ड ने 1919 में हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार सोमरफेल्ड ने 1919 में हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार, ठीक है ना, क्या किया, जिसके अनुसार नंबर वन, एक ही कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथों के साथ साथ दीर्घवृत्तीय पथों में भी, वृत्तीय पथों के साथ साथ दीर्घवृत्तीय पथों में भी घूम सकता है, ठीक है ना। सोमरफेल्ड ने बताया कि एक ही कक्षा में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी वृत्तीय पथों के साथ साथ, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाए, नाभिक हो गया, ये इसकी वृत्तीय कक्षा हो जाएगी और ये इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या इतनी होगी और यहां से और इसकी त्रिज्या इतनी हो जाएगी। क्लियर हुई बात। इसको कहेंगे दीर्घवृत्तीय पथ और इसको कहेंगे वृत्तीय पथ, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो घूमते हुए कभी भी दीर्घवृत्तीय कक्षा में भी आ जा सकता है, ठीक है ना। मतलब ये पहली कक्षा वृत्ति और ये पहली कक्षा दीर्घवृत्ति, एक पहली की वृत्ति, पहली की दीर्घवृत्ति, इसी तरह दूसरी की वृत्ति और दूसरी की दीर्घवृत्ति कक्षाएं होती हैं।
ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में भी घूम सकता है। आई बात समझ में। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या दिया इन्होंने, दूसरा पॉइंट था इनका, वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का, वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। बताया गया कि वृत्तीय कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है, जहां n बराबर कक्षा संख्या होती है 1 2 3 ... ठीक है ना। यानी वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो NH/2π के बराबर होता है। नंबर 3 पर चलते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग kh/2π का पूर्ण गुणक होता है, जहां k बराबर कक्षा संख्या, वो भी कौन सी, दीर्घवृत्तीय 1 2 3 ... ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका कोणीय संवेग kh/2π के पूर्ण गुणक के बराबर होगा, और जब वृत्तीय कक्षा में घूमेगा तो NH/2π के पूर्ण गुणक के बराबर था। ये 3 पॉइंट थे मिस्टर सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल के। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, इसमें भी कुछ कमियां पाई गई। वो क्या है कमियां, आइए दिखाते हैं सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल की कमियां। तो अब चलते हैं सोमरफेल्ड मॉडल की कमियां क्या होती हैं। सोमरफेल्ड मॉडल की कमियां, इसमें नंबर 1 देखते हैं। तो नंबर 1 पर जो सोमरफेल्ड मॉडल है उसकी कमियों के अनुसार क्या दिया गया है कि यह मॉडल भी, या लिख सकते हैं बोर मॉडल की भांति, बोर मॉडल की भांति यह मॉडल भी, बोर मॉडल की भांति यह मॉडल भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं एवं यह मॉडल भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं एवं परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता। यानी जो कमी नील्स बोर मॉडल में थी कि जिस एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अणु एवं परमाणु की व्याख्या करने में असफल था, उसी प्रकार यह मॉडल भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अणु एवं परमाणु की व्याख्या करने में असफल रहा है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो ये पॉइंट भी आपका पहले जैसा है। नंबर 2 इन्होंने दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरी कमी क्या थी कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में माना गया है। ठीक है ना। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, कण के रूप में माना गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, कण हो गया। ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रगति की खोज के बाद यह दोषपूर्ण माना यानी
फुल स्टॉप। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक कण माना गया है, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन की दूसरी प्रकृति यानी द्वितीय प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसकी खोज हुई, तब से यह मॉडल दोषपूर्ण हो गया। आई बात समझ में? तो आज के लिए ये मॉडल आपके समाप्त होते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप कोरोना काल में घर में रहते हुए अच्छे से अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल नोट्स की भांति लिखा रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि आप बड़ी आसानी से नोट्स बना सकते हैं, अथवा हमारे वीडियो को कई बार देख करके आप अपना ऑलरेडी रीडिंग क्लास ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।